हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम केमिकल्स की आपस में रिएक्शन और उनकी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नीचे कुछ इवेंट्स देखें जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि अगर हम समर के टाइम में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर बाहर ही छोड़ देते ना कि उसे फ्रिज में नहीं रखते, तो कैसे उसकी कर्ड जम जाती है। और अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी रेनी सीजन में अगर हम आयरन नेल को या तवे को या पेन को बिना किसी पेंट के या ग्रीस के छोड़ देते हैं तो उस पर रस्ट आ जाता है। फूड कैसे कुक होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है फूड हमारे बॉडी के अंदर। ये कुछ इवेंट्स हैं जिनके अंदर नेचर की अपनी आइडेंटिटी अलग है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनमें चेंजेस आ जाते हैं। और हमने अपने प्रीवियस क्लासेज में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाई है। और केमिकल रिएक्शन जब होती है जब केमिकल चेंज होता है। अगर केमिकल चेंज नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको समझने के लिए इसकी पहले एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.1, जिसके अंदर हमने क्लीन मैग्नीशियम रिबन लिया जिसकी लेंथ है 3 या 4 सेंटीमीटर, जिसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं और उसको हम टोंग से होल्ड करते हैं और उसके नीचे एक लैंप लगा के उसको जलाते हैं। तो हम उसके अंदर क्या हम देखते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से वाइट फ्लेम निकलती है और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर बना जब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और जो मैग्नीशियम रिबन था उनके आपस में रिएक्शन होने से। इससे हमें पता चलता है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल चेंज हुआ तब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। हमें पता चला कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में दोनों कांटेक्ट में लाए तो उनके अंदर केमिकल चेंज हुआ, और जब केमिकल चेंज हुआ तो उससे इनके केमिकल रिएक्शन हुआ। और इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को अच्छे समझने के लिए कुछ एक्टिविटी और देखी, जैसे एक्टिविटी 1.2, जिसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लीड नाइट्रेट सोल्यूशन डाला और उसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो हम पाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है। इसमें कुछ रेडिश पर्पल रेडिश का कलर आ जाता है। और एक्टिविटी 1.3, जिसके अंदर हमने कॉनिकल फ्लैश के टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और जिसके अंदर हम जिंक ग्रेनुल्स डालते हैं कुछ, और उसके ऊपर से थोड़ा सा हम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान से डालना होता है क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आप इसके अंदर कुछ चेंज पाएंगे। अगर आप कॉनिकल टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाएंगे तो आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज, ये गर्म पाएगा। इन तीन एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी चेंज स्टेट, जैसे कि पाउडर में कन्वर्ट होना, चेंज इन कलर, जैसे आयोडीन का कलर आप जानते हैं उसमें चेंज हो जाता है पर्पल में। एवोल्यूशन ऑफ गैस बाहर निकलना है, चेंज इन टेम्परेचर, उसमें से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना है, जैसे कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर वो डालते हैं HCl। फर्स्ट पेज में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब केमिकल चेंज हो करता है, और केमिकल चेंज नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। और केमिकल चेंज किस में हो सकता है, उसकी स्टेट में, उसके कलर में, उसके टेम्परेचर में, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलने में। अगर इनमें से कोई भी चेंज होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। और ये सारे चेंजेस हम अपने आसपास बहुत सारे देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होता है और इन्हीं को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एक्टिविटी 1.1 है, जिसके अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके वजह से उसमें केमिकल चेंज हुआ था। केमिकल चेंज होने से केमिकल रिएक्शन हुआ था और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम वर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। और अबव इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस यूज होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और वही जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो का साइन लगाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दोनों रिएक्टेंट्स के आपस में हम प्लस का साइन लगाते हैं। और रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, कभी भी राइट हैंड साइड नहीं लिखे जाते। और वही प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। और जैसे कि प्रोडक्ट में भी अगर 2 सब्सटेंस बनते हैं या 3 बनते हैं तो उसके अंदर में प्लस का साइन लगाते हैं। और जो एरो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ शो करता है।
जैसे कि अबोव इक्वेशन में भी कर रहे हैं, कभी भी उसे अपोजिट डायरेक्शन में शो नहीं करते रिएक्टेंट्स की तरफ, तो हमारी इक्वेशन गलत हो जाती है। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका देखते हैं। हम इसको और भी शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला के तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़े थे, हर किसी सब्सटेंस का, हर एलिमेंट्स का एक अपना फार्मूला होता है। जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। तो हम इसको केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये और भी छोटा हो जाएगा। जैसे अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट की थी तब उनका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो हम लिख सकते हैं इसे Mg + O2 कन्वर्ट इनटू MgO। केमिकल रिएक्शन होती है डोज रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज ऑकर बिटवीन टू और मोर देन सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में जब केमिकल चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन होती है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे, यानी केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डोज इक्वेशन हु रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को शॉर्टर फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि राइट अ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्टर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ इसके एटम्स है, जो नंबर ऑफ एटम है वो काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो वो बैलेंस होएगा। जैसे कि हम वेट मेजर करते हैं तब भी हम देखते हैं दोनों साइड वेट इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होता है तो हमसे कहते हैं बैलेंस है, और अगर नहीं है तो हमसे कहते हैं अनबैलेंस है। वैसे ही अगर इसकी दोनों तरफ एटम इक्वल हैं तो वो बैलेंस इक्वेशन होगी, और अगर वो नहीं है तो उसे हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। और अब जैसे इसमें है Mg + O2, वो कन्वर्ट हो जाता है MgO में। यहाँ पे O के 2 एटम है और वहीं इसकी जो प्रोडक्ट में आने पे उसका एक एटम बन जाता है। यानी कि यहाँ पे तो एटम इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस होगी, और अनबैलेंस होगी तो ये होगी स्केलेटल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। रियली में बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। हमने क्लास 9 में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये रूल हमें कहता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। और केमिकल रिएक्शन में भी ये होता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम ये अबोव इक्वेशन देखें जिसके अंदर रिएक्टेंट्स में तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में एक एटम, यानी यहाँ पे तो मास डिस्ट्रॉय हो गया। और वहीं रिएक्टेंट की तरफ से देखें तो मास हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसलिए ज़रूरी होता है बैलेंस करना इक्वेशन को, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा कि हमने मास को क्रिएट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, और ये हो नहीं सकता। इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूरी होता है, और ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। यानी कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर टोटल मास ऑफ एलिमेंट उतना ही होना चाहिए जितना कि रिएक्टेंट्स में टोटल मास है। अगर ज़्यादा होएगा तो प्रोडक्ट में तो स्केलेटल बन जाएगी, और अगर रिएक्टेंट्स में ज़्यादा होगा तो वो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। और हमें बैलेंस जरूर है कि हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की वजह से। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और उसके बाद नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे तो टोटल मास भी सेम रहेगा। इसलिए हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम बैलेंस करने के लिए इसके कुछ स्टेप देखते हैं। जैसे कि पहले इक्वेशन में खुद दे रखी है जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड। हमने जब जिंक और सल्फ्रिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाया तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसी हम अगर वर्ड इक्वेशन में यानी केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो बन जाएगी जिंक Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट इंटू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। जिंक के कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट्स में 1, और उसके राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट में कितने हैं 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और प्रोडक्ट में भी 2। सल्फेट के कितने हैं 1 और प्रोडक्ट में भी 1, और ऑक्सीजन के 4 और प्रोडक्ट में भी 4। यानी कि इक्वेशन तो बैलेंस है। ऐसे हमें बैलेंस चाहिए थी। अब इसी एक और इक्वेशन देखते हैं जिसके अंदर ये बैलेंस नहीं होएगी। जैसे कि Fe प्लस H2O यानी कि आयरन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर।
तो जब हम आयरन और वाटर को हम रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्टेंस में Fe आयरन के एक ही एलिमेंट है, एटम है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो उसके 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है और प्रोडक्ट में भी 2, यानी हाइड्रोजन तो इक्वल है। और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, यानी कि हमें आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टेप 1 है कि हर एलिमेंट के लिए बॉक्स बना दो, हर एलिमेंट को बॉक्स में फिट कर दो। जैसे कि आयरन Fe के लिए अलग बॉक्स, H2O वाटर के लिए अलग बॉक्स, और Fe3O4 आयरन ऑक्साइड के लिए अलग बॉक्स, और हाइड्रोजन H2 के लिए अलग बॉक्स। फिर इसका स्टेप 2 है कि हम काउंट करो कि रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट्स है उसके, एटम्स है उसके, और प्रोडक्ट में कितने एटम्स है। जैसे कि आयरन के रिएक्टेंट्स में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4। और स्टेप 3 है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि किस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, और चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, और उसके बाद हमें देखेंगे कि उस कंपाउंड में किस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एटम्स है। सबसे पहले हम उसको करेंगे। अब जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो Fe3O4 प्रोडक्ट में जो आयरन ऑक्साइड है उसके अंदर ज़्यादा एटम्स हैं और वो अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हम उसको लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजन है जिसकी रिएक्टेंट्स में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 4, तो सबसे पहले हम इसे करेंगे। जैसे कि इनिशियल इसके हैं अभी 1, लेकिन प्रोडक्ट में हो जाएंगे 4, तो हमें इसे क्या करना होगा, 1 इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए। और ये ध्यान में रखना है एटम्स को इक्वलाइज करते टाइम कि वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ ए कंपाउंड और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यानी कि हम किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे हम इसी इक्वेशन में देख लेते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे 4 कोफिशिएंट लगाएंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। हम उसके एटम्स 4 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम 4 एटम्स बना देते हैं तो ये हो जाएगा कि हमने इसका अंदर मास को क्रिएट किया, और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते, इसलिए हम 4 को कोफिशिएंट के तौर पे लगाएंगे, ना कि इसके एटम्स के तौर पे। इक्वेशन को पार्टली बैलेंस करेंगे। जैसे कि हमने ऑक्सीजन को तो 4 एटम्स बना दिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 हैं प्रोडक्ट में और वहीं उसके रिएक्टेंट्स में अब 8 हो गए, तो हमें पहले हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। तो हम इसके अंदर हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा देंगे प्रोडक्ट में, ताकि ये इक्वेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। अब हम देखते हैं कि आयरन के अंदर भी उसके रिएक्टेंट्स में 1 एलिमेंट्स है और प्रोडक्ट में 3, तो हम इसके अंदर भी 3 का प्रोडक्ट लगा देंगे, 3 का कोफिशिएंट लगा देंगे ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ये बन जाएगा 3Fe + 4H2O चेंज इनटू Fe3O4 + 4H2O, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस भी होगी। इसमें ना हमने मास को क्रिएट किया ना ही हमने मास को डिस्ट्रॉय किया। हमने बोथ साइड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करके यह तो हमने देख लिया कि इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन अभी भी हमारी इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में, जो वाटर है वो भी लिक्विड में है गैस में, क्योंकि वाटर लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी। तो हम इसके अंदर इसके फिजिकल स्टेट के सिंबल्स ऐड करेंगे। जैसे कि अगर वो गैस में है तो G, अगर लिक्विड में है तो L, सॉलिड में है तो S, और अगर एक्वस में यानी कि सॉल्यूशन जो वाटर का मिक्सचर होता है जिसके अंदर वाटर भी इंक्लूड होता है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर सॉलिड पार्ट भी होता है और लिक्विड पार्ट मिक्स होता है, उसे हम कहते हैं एक्वस या एक्वस स्टेट में है। तो हम इसके सिंबल्स ऐड कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस भी हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। इक्वेशन है 3Fe + 4H2O कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 + 4H2। तो इसके अंदर जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है तो इसमें S लगा देंगे, ये जो H2 है बोतल है वो गैसियस स्टेट में तो G लगा देंगे, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 है वो सॉलिड स्टेट में तो S, और H2 जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है तो हम G लगा देंगे। और जो H2O के आगे अगर G लगा होता है तो वो स्ट्रीम फॉर्म में होती है।
हर केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी नहीं होता, बस जिसमें ये डिफ़ाइन किया जाता है, कहा जाता है कि उसकी फिजिकल स्टेट लिखो नेसेसरी होता है तभी लिखना जरूरी होता है, वरना नहीं। आपको क्वेश्चन में कह देंगे किसी की फिजिकल स्टेट भी साथ में मेंशन करो तो आपको केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट लिखनी है, वरना नहीं। और कुछ रिएक्शन कंडीशन में हम उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर और उसके कैटलिस्ट को लिखते हैं। और कैटलिस्ट मतलब होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन हुई है। अब जैसे कि जो नीचे इक्वेशन दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू CH3OH, यानी कि और ऊपर इसमें लिख रखा है एरो के ऊपर 340 एटम। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 340 एटम के वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है वो CH3OH में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये यहाँ पे कैटलिस्ट है। और अभी दूसरी नेक्स्ट इक्वेशन है 1.12, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, वो सनलाइट और क्लोरोफिल के माध्यम से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O यानी कि वाटर में कन्वर्ट होगी। तो सनलाइट और जो क्लोरोफिल है वो यहाँ पे कैटलिस्ट है। और ये इक्वेशन आप देख के समझ गए होंगे कि ये प्लांट के अंदर फूड बनने की इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको याद है तो अब याद कर लो C6H12O6। इसको आसान करना याद करने का आसान तरीका भी है कि CHO याद कर लो, फर्स्ट में 6, फिर उसका डबल 12, फिर उसका फिर हाफ 6, C6H12O6 हो जाएगा। जान लिया कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के आगे कॉन्सेप्ट जैसे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूँ, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और अदर एक्सेट्रा रिएक्शन, उनके बारे में, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इस चैप्टर के आगे कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हो और मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।